फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की हम लोग बात करेंगे, जहां पर हम 12th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर हम अगले पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा है फ्रेडरिक विल्सर टेलर्स का साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये थियोरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके पहले हमने हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, बट एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी डेवलप उन्होंने किया है। तो आप सबको पहले हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर है कौन, पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन के थ्रू पता करते हैं। सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. टेलर है कौन? जो टेलर साहब है वो वॉज एन अमेरिकन हु स्टार्टेड हिज करियर एज ए मैकेनिस्ट इन मिडवेल स्टील वर्क्स फिलाडेल्फिया एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर। यानी जो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब है वो एज ए अमेरिकन के सिटीजन है, साथ ही साथ उन्होंने जब अपनी करियर की शुरुआत की तो एज ए मैकेनिक के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से उन्हें प्रमोशन मिलता गया और वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंच गए। He introduced his observation and experiment based on scientific data। अब उन्होंने अपने जो तरक्की है वो तरक्की के एक्सपीरियंस उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उन्होंने अपने काम के दौरान कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने कुछ डेटास प्रिपेयर किए। द टेलर अप्रोच टुवर्ड द मैनेजमेंट इज टर्म एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसीलिए जो टेलर साहब है उनके जो अप्रोच है उसे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि उनके पास साइंटिफिक डेटाज अवेलेबल थे। पहले जो हमने हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स की बात की वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, मेंटल रिवोल्यूशंस के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, एंड वेदर द मैनेजर हैज टू अडॉप्ट द पर्टिकुलर थिंग्स और नॉट, वो डिपेंड्स ऑन मैनेजर, बिकॉज सिचुएशन सबकी अलग होती है और उसको अडॉप्ट करना है कि नहीं। लेकिन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है उसका सबसे बड़ा मूलभूत आधार है उनके पास डेटाज अवेलेबल था। इस वजह से, और जिस चीज का डेटा अवेलेबल होता है वो कहीं ना कहीं आपके साइंटिफिकली या मैथमेटिकली प्रूव आप कर सकते हो। इसीलिए फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है, सर हेनरी फेयोल कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये दोनों का डिस्टिंग्विश आपको समझ में आना चाहिए कि हेनरी फेयोल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है और एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अंडरस्टूड? उसके बाद डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू, that is management want, meant to do exactly and seeing it that they do it in the best and cheapest manner। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि एज अ मैनेजमेंट आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो और क्या वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम कर रहे हैं नहीं, बेस्ट मैनर में एंड चीपेस्ट मैनर में काम कर रहे हैं या नहीं। यहां पर चीपेस्ट मैनर का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, मैनेजमेंट को इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम कर रहे हैं या नहीं, और उस एबिलिटी से काम करते तहत उनका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है। आई होप आपको उनके साइंटिफिक अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वी आर टू मूव प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक। अब उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए पहले आपको वो समझना जरूरी है। यहां पर हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उससे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उनसे डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच इज अ डिफरेंट थिंग, साइकोलॉजिकल अप्रोच इज अ डिफरेंट थिंग। हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है, और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये साइंटिफिकली बातें या साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है या नहीं, और हम उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट दोनों ही एप्लीकेबिलिटी के मामले में सभी जगह पर अप्लाई किए जा सकते हैं, बट दोनों का अप्रोच, दोनों का डिसीजन मेकिंग डिफरेंट हो सकता है।
तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मार्ट शॉर्ट कोड की, कि अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर कहा जाए तो कैसे बाहर करना, तो इसके लिए आपको सीधा है MDHSC, 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 MD में दो लिखा है, दो, देयर आर 2 पॉइंट्स रिलेटेड विद DHSC। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे M stands for mental revolution. Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focuses on change in the attitude of the employee and management towards each other. यानी FW टेलर साहब कहते हैं कि जब एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करता है तो उसका उस कंपनी के प्रति क्या रवैया है, और साथ ही साथ उस कंपनी के मैनेजर और उस कंपनी के मैनेजमेंट अथॉरिटीज अपने एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचते हैं, ये दोनों रवैया एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दो एटीट्यूड्स, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है उसी को डिफाइन करने की कोशिश मेंटल रिवॉल्यूशन में की गई है। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में छोटा नहीं है। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम कर रहे हैं, एक टॉप लेवल पर बैठा है, एक मिडिल लेवल पर बैठा है, एक लोअर लेवल पर बैठा है, तो कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर एक एक इंसान अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर एक इंसान इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। They should give full cooperation for achieving the goals of the organization. This will increase productivity and profit. यानी अगर हर इंसान अपनी शिद्दत से पूरे जी जान लगाकर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करे, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहल करे, तो भाई साहब उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलने ही वाला है और आपकी पर्सनल जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होने वाली है। तो यहां पर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट दोनों के बारे में क्या की जाती है, बातचीत की जाती है। नाउ कम टू द डी में सबसे पहला पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जिम्मेदारियों को आपको क्या करना है, बांटना है, जिम्मेदारियों को आपको बांटने की कोशिश करनी है। तो यहां पर प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पाइंड विथ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय। यानी अगर आप काम को बांट रहे हो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई काम सौंपा गया है और उस काम को आप उनके एक्सपर्टाइज के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से काम को डिवाइड कर रहे हो, तो काम को डिवाइड करना मतलब आप उनके कंधों पर क्या दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो। Major planning is done by the top and middle level management authority, whereas employees are concentrating its execution. यानी अगर हम कहें कि टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का यहां पर क्या काम है, तो टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, प्लानिंग करने का काम करते हैं। एंड वहां पर जो एम्प्लॉइज है उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करने का काम करते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों जरूरी है। तो यहां पर प्लानिंग का काम अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट संभाल रहा है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, एग्जीक्यूशन लोअर लेवल मैनेजमेंट कर रहा है, उसके एम्प्लॉइज कर रहे होते हैं। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सुपेरियर। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कौन देता है, यहाँ पर सुपेरियर अपने जूनियर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, इनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉइज। यानी यहां पर मैनेजर का काम एक ही है कि वो अपने एम्प्लॉइज, अपने सबऑर्डिनेट्स को मदद करे, इनकरेज करे, मोटिवेट करे, गाइड करे, ताकि वो अपने फुल डेडिकेशन के साथ काम कर सके। इट हेल्प्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉइज। इसीलिए हाँ, ताकि उस वहां पर काम करने वाले जितने भी मैनेजर है और एम्प्लॉय अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से परफॉर्म करना चाहिए। आई होप आपको एम और डी में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम टू सेकेंड डी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब समझने की बात बता रहा हूं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, दो डिफरेंट लोग है। एम्प्लॉयर मतलब बॉस, एम्प्लॉय मतलब मुलाजिम, वर्कर, एम्प्लॉइज, वहां पर जो काम करते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंट एफिशिएंसी है। एक काम करने में माहिर है और एक काम करवाने में माहिर है। जो काम करवाने में माहिर है वो एम्प्लॉयर है और जो काम करने में माहिर हो सकता है वो एम्प्लॉय है।
तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू द ग्रेट एक्सटेंट। यानी अगर आप कहो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस किसका होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटीज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। Thus, providing training and development program to the employee whenever required is very essential। अगर काम करके देने वाला इंसान यानी एम्प्लॉयज को अगर आप प्रॉपर से काम करवा के लेना चाहते हो तो एज अ एम्प्लॉयर आपकी जिम्मेदारी है कि उसे टाइम टू टाइम जब भी जरूरत हो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल प्रोग्राम आप कंडक्ट करें। मतलब आप एम्प्लॉइज से प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करते हो कि भाई साहब आप मुझे काम करके दोगे, एम्प्लॉय आपको अपनी स्किल और कैपेबिलिटी से काम कर कर देगा, तो एज ए एम्प्लॉयर आपकी जिम्मेदारी है कि उसे जब भी जरूरत पड़ेगी उसी की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने का काम आप करोगे। इट इज अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, काम। एम्प्लॉयर अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन कंडक्ट करता है फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो एम्प्लॉय अपने स्किल को अपग्रेड करके उसे अप्लाई करने की कोशिश करेगा। Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity। इसीलिए हर एम्प्लॉय अपनी कोशिश करेगा कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपनी एफिशिएंसी से बढ़कर काम करे, ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा आउटपुट लेकर आने की कोशिश वो करेगा। नाउ कम टू एच। एच मीन्स हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब एक बोलते हैं ना सद्भावना बोलते हैं कि according to this principle there should be a harmony between the employees and management। this coordination will help in minimizing the conflict between them। एक दूसरे की इज्जत बोल सकते हैं, एक दूसरे से तालमेल कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट कह सकते हैं हम लोग कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट करे, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करे। मैनेजमेंट की सोच एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए, एम्प्लॉय की सोच, एम्प्लॉय की जरूरतें मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए। तो एक दूसरे के प्रति अगर आप रिस्पेक्ट रखते हो, एक दूसरे की आप दूसरे की बात सुनते हो, एक दूसरे के ग्रीवेंसेस सॉल्व करने की कोशिश करते हो, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हो, तो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। Perfect understanding between employee and management will helpful to creating healthy work environment and achieving the desired goal, that is success। अगर दोनों के बीच में तालमेल है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, दोनों के बीच में यानी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे और जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा वो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होगा ताकि वो सक्सेस को जल्द से जल्द अचीव कर सके। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचता है, उसके प्रोस्पेरिटीज के बारे में भी सोचता है। डिफिकल्टी आई थिंक अब तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट एस। एस स्टैंड्स फॉर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज अ साइंस, लेकिन साइंस है, लेकिन कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, कुछ टेक्निक्स पर डिपेंड करता है, कुछ डिसिप्लिन्स मैनर्स होते हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये नॉट अ रूल ऑफ थंब। ऐसा अंगूठा बोलते हैं ना, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग रूल्स आते हैं, तो वैसा नहीं है। In order to increase organization efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the method of developed through scientific analysis of work। मतलब हम जब बात करें कि हाँ भाई तेरा काम तो अच्छा है, तेरा काम तो अच्छा है, ये भाई साइंस है कि हमने जो मेथड डेवलप किया है आपको उसके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपका काम अच्छा होगा। जब हम कहते हैं रूल ऑफ थंब की, तो रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। जब हम रूल ऑफ थंब की बात करते हैं तो मैनेजर अपने पर्सनल सजेशंस या पर्सनल जजमेंट करता है खुद के, इसके लिए उसने किसी भी तरीके के क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी देखो HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हर बड़ी बड़ी कंपनियों में एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जहां पर एम्प्लॉइज के इमोशंस, एम्प्लॉइज के ग्रीवियंसेस, एम्प्लॉइज की कंप्लेंट, एम्प्लॉइज से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करने की कोशिश की जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी बातों को खुलकर ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख सकते हैं थ्रू दी HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू द मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो यहां पर कोई भी मैनेजर अपनी पर्सनल जजमेंट नहीं देगा।
Taylor insisted upon the scientific method of every small work. This principle is concerned with the selecting the best way of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and error method. मतलब यहां पर वो कहते हैं कि कोई भी काम हो, उस काम करने का एक तरीका होता है और वो तरीका टेस्टेड तरीका होना चाहिए, साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, ना कि हम करेंगे, गलती होगी सीखेंगे, गलती होगी सीखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में गलती करके सीखना मतलब आपकी कभी कभी उस कंपनी के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। इसलिए हर बार आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पर डिपेंड नहीं रह सकते। आप जो भी तरीका इस्तेमाल करोगे बेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड भी होना चाहिए, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के तहत होना चाहिए। This will help in saving the time and human energy and will result into the expected standard output। और जैसा हमने सोचा है वैसे आउटकम के लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये आपके टाइम भी बचाता है और आपकी ह्यूमन एफर्ट्स को भी बचाता है। According to Taylor, even a small production activity like loading iron sheet into the box car can be scientifically planned। इसीलिए टेलर कहते हैं कि कुछ भी छोटा से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, हर एक्टिविटी में आपके साइंटिफिकली मेथड्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। यानी आप कोई भी काम करो उसके लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग आपने की होगी, उसके तहत ही आपको रहकर क्या करना है, काम करना है। इन शॉर्ट, इस पॉइंट को अगर मैं कहूं तो शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसा कह सकते हैं, आपको जो भी काम दिया जाए आप उस तरीके का इस्तेमाल करो जिसको आपने पहले से किया हो, पहले से टेस्टेड और करने का सही तरीका होना चाहिए, ना कि गलती करके आप उसको वापस से सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी, टाइम और पैसा भी जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। मतलब आप यहां पर दूसरों के साथ कॉपरेट रह के करो, ना कि खुद के दम पर नहीं मैं कर सकता हूं, नहीं मैं कर सकता। पता है आप कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपके अंदर वो डिजायर है, आप वो कर सकते हो, लेकिन यहां पर सभी के मिलकर काम करना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे के काम करोगे तो आपका ही भला होने वाला, आपके साथ ही लोगों का तालमेल बढ़ने वाला है। This principle emphasizes on a mutual cooperation between workforce, that is employee and management। यानी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों के बीच में म्यूचुअल कॉपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल कॉपरेशन की वजह से एक दूसरे पर भरोसा आता है, एक दूसरे से हम टीम स्पिरिट के तौर पर काम कर सकते हैं। और ये इंटरनल कंपटीशन वाला जो पार्ट है ना, कि भाई मैं तेरे से अच्छा एम्प्लॉय मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तेरे से अच्छा करूंगा, वो जो कंपटीशन वाली भावना है ना, वो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में बदल जाती है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशन गिवन बाय एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जब भी आप कंपनी के कोई डिसीजन लो, उसमें अगर एम्प्लॉयज ने कुछ सजेशंस दिया तो उन सजेशंस के ऊपर विचार विमर्श करने का काम भी मैनेजमेंट का होना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल एस्पेक्ट। यानी एम्प्लॉय जो है वो कंपनी का एक हिस्सा है और जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर एम्प्लॉय के मन में भी किसी तरीके का पॉइंट आता है, कोई सजेशंस आता है, कोई ग्रीवियंसेस, कोई कंप्लेंट है, तो वो उसको आगे रखना चाहिए। एट द सेम टाइम एम्प्लॉय शुड रेसिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम द गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड फ्रॉम मैनेजमेंट। और उसी समय पर एम्प्लॉय को यह भी कोशिश करना चाहिए कि वो कुछ डिमांड्स को डायरेक्टली मैनेजमेंट के सामने रखे, लेकिन उस डिमांड की वजह से किसी भी तरीके का स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, ताकि कंपनी को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं उनके पर्सनल एजेंडास के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। तो अगर आपकी कोई मांगे तो आप मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करके उन मांगों को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन अननेसेसरी डिमांड्स के लिए स्ट्राइक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दे शुड ट्रीट ईच अदर एज अ टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो अहम स्तंभ है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, तो दोनों का कॉपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफिकल्टी, आई होप आपको इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।